Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fit and fine. Our today's topic is rebellion in the forest. This is the topic taken from the chapter Forest Society and the Colonialism. In our previous lecture, we have discussed about the establishment of British rule and the impact of British laws and British policies on the lives of tribal people. So जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिश लॉज की वजह से हिंदुस्तान के फॉरेस्ट्स को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज़ में, और इन 3 कैटेगरीज़ में सिर्फ विलेज फॉरेस्ट्स थे जो सबके लिए ओपन थे। रेस्ट जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स थे वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी इन फॉरेस्ट से दूर भाग गए। कुछ लोगों ने जो कल्टीवेशन का सिस्टम है वो कंटिन्यू किया, कुछ लोग माइंस में चले गए, कुछ लोग प्लांटेशंस में चले गए। तो ये सारा हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आने से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में करीबन 100 रिवोल्ट्स की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे पता चलता है 1856 और 1947 के बीच में करीबन 100 रिवोल्ट हुए, और मोस्टली ये रिवोल्ट किए थे इन्हीं ट्राइबल्स ने जो डिफरेंट फॉरेस्ट रीजन्स में रहते थे। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा बिरसा मुंडा, who belonged to the Munda tribe in Chota Nagpur region in Bihar, how he mobilized his people and the people of other tribes as well. तो बिरसा मुंडा के बारे में जैसे उसने अपने लोगों को प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस या रिवोल्ट के लिए तैयार किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसी तरह से और कुछ लीडर्स का नाम यहाँ पे है, जैसे सिद्धू एंड कानो इन द संथाल परगना, अल्लूरी सीतारामन राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। इन लीडर्स को, ये सारे ट्राइबल लीडर्स थे, इन लीडर्स को आज भी याद किया जाता है कि किस तरह से अपने टाइम पे 19th और 20th सेंचुरीज़ में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, रेजिस्टेंस की और कभी कभी रिवोल्ट भी किया। तो ऐसा ही एक रिवोल्ट हमारे पास है, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ बस्तार इन 1910। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ये बस्तार है क्या। जो बस्तार है ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का, और इसका बॉर्डर है आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ और महाराष्ट्र के साथ। तो यहाँ पे एक रिवर भी है, काफ़ी मशहूर रिवर जिसका नाम है इंद्रावती। ये इस रिवर की वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। इस बस्तार के एक साइड से छत्तीसगढ़ प्लान है और दूसरी साइड से गोदावरी प्लान। तो ये दो प्लान्स हैं जिनके बीच में ये बस्तार है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं आज भी। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे मारिया एंड मूरिया गोंड्स, जैसे दुरवाज, जैसे बतराज एंड हलबाज। ये सारी ट्राइब्स इसी बेल्ट में, इसी एरिया में रहती हैं, और इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस भी हैं। लेकिन इनमें एक ही ख़ास बात है जो कॉमन है सब में, ये नेचुरल रिसोर्सेज को गिफ्ट समझते हैं मदर अर्थ की तरफ से। यानी ये मानते हैं जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ये लैंड है, जो ये फॉरेस्ट्स है, जो ये रिवर बॉडीज़ हैं, जो ये ट्रीज़ हैं, जो ये एनिमल्स है, ये एक गिफ्ट है जो उन्हें मिला है मदर अर्थ की तरफ से। इसीलिए ये इस मदर अर्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं,
यूज़ भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। और कभी कभार तो फेस्टिवल्स पे ये इस मदर अर्थ को कुछ चीज़ ऑफ़र भी करते हैं, आई मीन से जिसको हम कहते हैं चढ़ाना। जैसे भगवान के सामने कुछ चढ़ाते हैं, जैसे कुर्बानी देते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें जो इनके पास होती हैं वो इस मदर अर्थ को देते हैं। न सिर्फ अर्थ को, बल्कि ये पूजा करते हैं रिवर्स की भी, फॉरेस्ट्स की भी, माउंटेन्स की भी। तो अब चूँकि ये इन्हीं एरियाज़ में रहते हैं, हर एक ट्राइबल कम्युनिटी के अपने अपने विलेज हैं और हर विलेज की एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री में फॉरेस्ट एरिया भी है, उस बाउंड्री में रिवर्स भी है, उस बाउंड्री में एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं। तो हर एक विलेज की अपनी बाउंड्री है। तो कभी कभार अगर ये दूसरे कम्युनिटी की बाउंड्री में चले जाए, पेड़ पौधों के लिए, या फॉरेस्ट में चले जाए, लैंड में चले जाए, तो उसके लिए छोटा सा वो फ़ी, या हम कहेंगे छोटा सा फ़ी देते हैं। और उस फ़ी के कई नाम होते हैं, जैसे दंद उसको बोलते हैं, मन उसको बोलते हैं, उसको देवसरी भी बोलते हैं। तो ये बस्तार रीजन में इस तरह के टैक्सेस वो पे करते हैं जब वो किसी दूसरी कम्युनिटी की बाउंड्री में चले जाएं, दूसरे विलेज की बाउंड्री में चले जाएं। तो हर एक विलेज का एक हेडमैन है, और वो उस हेडमैन का काम है कि वो डिस्कस करता है अपनी इस विलेज, अपनी इस कम्युनिटी के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रॉब्लम्स में अक्सर डिस्कस किया जाता है फॉरेस्ट्स के बारे में भी, कि फॉरेस्ट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाए, इनको कैसे ग्रो करेंगे, इनको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती हैं। आपके सामने एक मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं इन 1947 बस्तार किंगडम was merged with कानकर किंगडम एंड became बस्तार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक पार्ट बन गया 1947 में। 1998 में it was added it was divided again into 3 districts, that is Kankar, Bastar and दंतेवाड़ा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गया। 2001 में और चेंज आई, दीज डिस्ट्रिक्ट्स बिकेम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। 1910 में जो रिबेलियन फर्स्ट स्टार्ट हो गया था कंकर फॉरेस्ट एरिया में, वो फिर फैलते फैलते पूरे इस स्टेट में ही फैल गया, जो कि आज है। तो यहाँ पे आपको मैप नज़र आएगा, और साथ ही में आपको एक आर्मी कैंप नज़र आएगा बस्तर में, जो 1910 में था, आर्मी कैंप, ब्रिटिश आर्मी कैंप। तो ये भी आप गौर से देख लीजिए। तो अब देखते हैं फियर्स ऑफ विलेजर्स या फियर्स ऑफ द पीपल। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1865 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया, उसको 2 बार अमेंड भी किया गया, 1878 में, फिर 1927 में। तो 1905 में लगभग 2/3 जो फॉरेस्ट एरिया था उसको रिज़र्व किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। मतलब जो टोटल एरिया था फॉरेस्ट एरिया, उसका 2/3 पार्ट वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिज़र्व था। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे बस्तार के, वो वहाँ से चले गए। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को वहाँ पे रहने दिया गया, लेकिन कंडीशन एक थी कि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मुफ्त में काम करना होगा। तो क्या काम करेंगे वो, जैसे ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे फॉरेस्ट्स को आग से बचाना, इसकी गारंटी देना। तो कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि बस्तार में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अलाउ किया गया कि वो वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें मुफ्त में काम करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। कभी भी उनको बुलाया जा सकता था वो, तो उन्हें जाना था। तो जब मुफ्त में काम किया जाता था उस टाइम पे, दैट वाज कॉल्ड एज बेगार, BEGAR, बेगार। बेगार मीन्स अनपेड लेबर और फोर्स्ड लेबर। अनपेड, इट मीन्स नथिंग वाज पेड टू देम। तो जिन लोगों ने ये कंडीशन एक्सेप्ट की,
वो इस बस्ता रीजन में रहने लगे थे 1910 1905 में या उसके बाद। तो जिन लोगों ने कोई कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं किया वो भाग गए अपने एरियाज़ में और इस तरह से वंडरर्स बन गए, यानी वो किसी एक जगह पे फिर रुके नहीं। तो जो लोग यहाँ से जो लोग यहाँ पे रहने लगे, जो लोग यहाँ पे रहने लगे जिनने कंडीशंस मान ली, तो उनको नाम दिया गया फॉरेस्ट विलेजेस। इसका मतलब द विलेजेस विच वर लिविंग इन और अराउंड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट्स। कुछ लोगों को, जो कि मैंने पहले ही कहा, जिन्होंने कंडीशंस नहीं मानी उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा सब कुछ, वो भाग गए, वो दूर चले गए। तो कभी मज़दूरी करते रहे, कभी कुछ और करते रहे। तो ये बस्ता रीजन में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ हुआ आफ्टर 1905। लेकिन इससे भी ख़तरनाक चीज़ अब आने वाली थी और दैट वाज फैमीन, जिसको हम कहते हैं कहत, यानी शॉर्टेज ऑफ फूड, या हम कहेंगे व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द स्टारवेशन, दैट्स कॉल्ड अ फैमीन। तो 1899 में या 1899 से लेकर 1900 के बीच में एक फैमीन आया। इसी तरह से 1907 और 1908 के बीच में एक फैमीन आया। तो ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई। ये बहुत सारे लोग मर गए खाने पीने की वजह से, क्योंकि ये उन एरियाज़ में नहीं रहते थे अब जहाँ पे पहले रहते थे, और जो वहाँ पे रहते थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनको कभी ज़बरदस्ती ले जाया था काम करने के लिए। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द बस्तार रीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से बस्ता रीजन में, जो कि छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है, वहाँ पे जो विलेज कम्युनिटीज़ थी उनको कैसे मजबूर किया गया छोड़ने के लिए, और कुछ लोग जिन्होंने कंडीशन मानी कि वो मुफ्त में काम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, लकड़ी काटेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे लकड़ी को, या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ को बचाएंगे फॉरेस्ट से, तो उनको सेटल होने दिया। जो बाकी लोग थे वो रीजन से चले गए। तो जो लोग यहाँ पे सेटल हो गए दे केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। लेकिन इस मुसीबत के साथ साथ और एक मुसीबत थी, जो फैमिन्स आए यहाँ पे 1899 और 1900 के बीच में एक आया, 1907 और 1908 के बीच में दूसरा आया। इस वजह से इनकी लाइफ और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। तो 1910 के बाद या 1910 से इन विलेजेस में, इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में एक कनेक्शन सा क्रिएट हो गया। वो कनेक्शन कैसे क्रिएट हो गया? ये एक विलेज से दूसरे विलेज, दूसरे विलेज से तीसरे विलेज इंफॉर्मेशन भेजते रहे, इंफॉर्मेशन भेजने लगे। इंफॉर्मेशन कैसे भेजते रहे? मैंगो बफ्स के ज़रिए, लफ ऑफ द अर्थ, चिलीज़, नैरोज़, ये सर्कुलेट करते रहे विलेज के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ था कि इसका मतलब ये था कि ये सारे विलेजेस यूनाइट हो जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करें। तो रिवोल्ट की तैयारी हो रही थी। तो ये रिवोल्ट आया 1910 में और शुरुआत हो गई इस बस्ता रीजन के एक विलेज से जिसका नाम था केंगर फॉरेस्ट। और यहाँ से दुर्वाज, जो ट्राइब एक थी दुर्वाज, उन्होंने शुरुआत की। तो जब इस विलेज से रिवोल्ट हो गया, तो ये रिवोल्ट ज्वाइन किया बाकी विलेजर्स ने भी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अटैक किया, वो लूटने लगे, बाज़ार लूटने लगे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के घर लूटने लगे, ट्रेडर्स के घर लूटने लगे, स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को कभी जलाया, कुछ लोगों को लूटा, कहीं पे इन्होंने ये जो ग्रेन था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में। तो जो भी इन्हें लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है, उसके घर को, उसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने अटैक किया। तो ऐसा लग रहा था कि ये रिवोल्ट जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से ख़त्म करेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि 1857 रिवोल्ट में हुआ, वो चुप रहने वाले नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? वो अपनी आर्मी भेजने लगे।
उन्होंने अपनी आर्मी जब भेजी तो आर्मी ने क्या किया, इन सब जो भी रिवोल्ट कर रहे थे इनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट की। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोर्सेस भेजे तो उन आर्मी ने क्या किया, तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इस रिवोल्ट में 1910 में जो बस्ता रीजन में रिवोल्ट आया, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी जिन्होंने भी ये पार्टिसिपेट किया, उन सबको या तो पकड़ा गया या फिर मारा गया, विलेजेस को जला दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को तबाह किया गया। कुछ लोग जो भागने में कामयाब हो गए वो जंगलों में चले गए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को करीबन 3 महीने लगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, यानी फरवरी से लेकर मई तक इनको 3 महीने लगे वापस इस रीजन को, इस बस्ता रीजन को कंट्रोल करने में। लेकिन फिर भी ये इस रिवोल्ट का जो लीडर था जिसका नाम था गुंदा धुर, उसको वो पकड़ नहीं पाए। तो बाद में जो रिज़र्वेशन पॉलिसी बनाई थी 1905 में, उसको कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया और बाद में 1910 में ही कुछ टाइम के बाद जो रिज़र्वेशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाफ़ कर दी, यानी हाफ़ ऑफ दीज फॉरेस्ट्स वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ये जो स्टोरी है बस्तार के विलेज या हम कहेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ये एंड नहीं हुई। इंडिपेंडेंस के बाद भी इन बेचारों को मुसीबत झेलनी पड़ी, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इन फॉरेस्ट्स को, जो बस्ता रीजन में फॉरेस्ट्स थे, उनको रिज़र्व रख दिया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। मतलब इन लोगों को अभी भी अपनी वो ज़मीन, अपने वो फॉरेस्ट्स नहीं मिले जो इनके पास हुआ करती थी। सो इन द 1970s द वर्ल्ड बैंक प्रपोज्ड दैट 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by the tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped. तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें इंटरफेयर किया और 4,600 हेक्टेयर्स की जो नेचुरल लैंड थी उसको रिज़र्व रख दिया ताकि वहाँ से पेपर निकाल सकें, साल ट्री के बदले में वहाँ पे पेपर निकाला जाए। तो नतीजा क्या हुआ, इन जो बस्तार की जो विलेज कम्युनिटीज़ थी या ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनकी लाइफ स्टिल वैसी ही है। तो दे आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन दिस रीजन। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया किस तरह से बस्तार के लोग जो विलेज फॉरेस्ट्स या जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, जिनकी लाइफ इस पे डिपेंड थी, उसकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश पॉलिसीज़ का। तो रिज़र्वेशन जो रिज़र्व्ड फॉरेस्ट्स बनाए गए इस एरिया में, उसकी वजह से कितने लोगों को अपनी जो ज़मीन थी, अपने जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे जहाँ पे वो रहते थे, वो छोड़ने पड़े और दूर इलाकों में चले गए, ख़ास तौर पे सिटीज़ में चले गए, मज़दूरी करने लगे। कुछ लोग जो वहाँ पे रहने लगे उन लोगों को मुफ्त में काम करना पड़ा। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आई। दे आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1910 in the Basta region of Chhattisgarh.